रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। यह हमला पुतिन के नोवर्शिया यानी नए रूस के प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। पुतिन कई बार बता चुके हैं कि उनका प्लान सोवियत संघ दोबारा बनाने का है। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ के 4 दिन बाद, विक्ट्री डे परेड के 2 दिन बाद, आखिर क्या है इस बड़े हमले के पीछे की कहानी, क्या है व्लादिमीर पुतिन की कहानी, इस बार के न्यूज मेकर में जानने की कोशिश करते हैं। इस बार न्यूज मेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका को आंख। क्या है पुतिन की रणनीति? ये पुतिन का शक्ति प्रदर्शन है। एक एक करके कदम बढ़ा रहे व्लादिमीर पुतिन विक्ट्री डे परेड पर अपनी ताकत का संदेश दे रहे थे। पांचवी बार सत्ता के शिखर पर बैठ रहे व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता संभालते ही संदेश दे दिया कि तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने सिर्फ अपनी ताकत की झलक नहीं दिखाई है, बल्कि वो अब दुनिया के सत्ता समीकरण को बदलने में लग गए हैं। 7 मई को शपथ और 9 मई को विजय दिवस। इन 2 दिनों में पुतिन ने अपने आने वाले वक्त की प्लानिंग की झलक भी दिखा दी। पुतिन ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 82 साल बाद एक बार फिर चेतावनी दी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने की कगार पर है। ये असल में रूस का विजय दिवस नहीं, बल्कि पुतिन का विजय दिवस ज्यादा लग रहा था। रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दिख रही एक एक घातक मिसाइल पुतिन की चुनौती थी, जो पश्चिमी देशों की आंखों में आंखें डालकर पुतिन बार बार दोहराते रहे हैं। रूसी सेना ने यार्स, सरमत जैसी कई घातक मिसाइलें दिखाई और नेटो को सीधा संदेश दिया। इस विक्ट्री डे परेड में 4 चेहरों पर गौर करना जरूरी है। असल में पुतिन का सबसे बड़ा प्लान ही है रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाना। बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को खास अहमियत देना पुतिन के इसी प्लान का खास हिस्सा है। माना जा रहा है कि पुतिन का ऑपरेशन वेस्ट उनका अगला कदम है, जिसमें परमाणु बम के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा सकता है। और इसके लिए बेहद जरूरी है ये Su-35, जिसका नया बैच ठीक रूस के विजय दिवस के दौरान ही सौंपा गया। रूसी आर्म्स फैक्ट्री रोस्टेक ने रूस की एयरफोर्स को Su-35 का नया बैच सौंपा और इसी Su-35 ने आसमान में उड़कर इस तरह से गर्जना की। ये Su-35 यूक्रेन में अमेरिका के उखड़ते पांव और नए मोर्चों पर खुल रही जंग को और मुश्किल बना सकते हैं। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो ज्यादा दिन तक यूक्रेन को मदद नहीं दे पाएगा। जब 2020 में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब से ही लग रहा था कि रूस युद्ध को जल्द खत्म करने के बजाय लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। और अब मिडिल ईस्ट में भी पुतिन की रणनीति दिखने लगी है।
क्योंकि अमेरिका में भी इजराइल हमास जंग पर एक राय नहीं है। पुतिन दोनों जगह अपने पुराने दुश्मन अमेरिका को और उलझाना चाहते हैं। अमेरिका ना चाहते हुए भी इस दोहरी चाल में फंस गया है। अगर वो यूक्रेन का साथ छोड़ता है तो उसकी वर्ल्ड लीडर की छवि तबाह हो जाएगी, और इजराइल की मदद से पीछे हटना है तो उसका एक पुराना साथी तबाह हो जाएगा। अमेरिका के लिए ये सही पोजीशन नहीं है। 2 साल से ज्यादा युद्ध हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और किसी भी निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पा रहा। दुनिया की नजरों में इजराइल यूएस का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है, लेकिन अभी अब देखेंगे कि अमेरिका की भी शायद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं। अमेरिका पहली बार दो तरफा घिरा है, और उसे घेरने के पीछे पुतिन का दिमाग और प्लानिंग है। आखिर कैसे पुतिन रूस ही नहीं दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी बन गए, ये भी बेहद दिलचस्प कहानी है। पुतिन का जन्म 1952 में एक गरीब घर में हुआ। पुतिन इतने रहस्यमयी हैं कि उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कानून की पढ़ाई के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हो गए, जहां वो जर्मनी में जासूस के तौर पर रहे। पुतिन ने मार्शल आर्ट भी सीखी है। केजीबी के पूर्व ऑफिसर होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया है अनुभव का, और बल्कि साथ ही वो जूडो के चैंपियन भी हैं, मार्शल आर्ट्स के चैंपियन हैं, जिसमें कि अपने सामने वाले दुश्मन की कमज़ोरियाँ को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा वो बखूबी से करते हैं। पुतिन ने आते ही ऐलान किया कि वो रूस को दोबारा सोवियत संघ बनाने की तरफ काम करेंगे। कोल्ड वॉर के बाद बिखरा सोवियत रूस आर्थिक और भौगोलिक तौर पर टूट चुका था। 2021 में पुतिन ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया था। हम एकदम से दूसरे ही देश बन गए, जो 1000 साल से बन पाया था सब खो गया। पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने। बोरिस येल्सिन उस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे के बाद पुतिन पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद रूस ने धीरे धीरे तरक्की की तो जनता में उनके लिए विश्वास बढ़ा। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, तो उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल बाद एक बार फिर वो राष्ट्रपति बने और एक कानून पास कर लिया, जिसके मुताबिक पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह सकते हैं। पुतिन की अपनी देश की पॉलिटिक्स के ऊपर काफी तगड़ी ग्रिप है, और उन्होंने ऑपोजिशन को वहां पे ठीक से पनपने नहीं दिया। और जब आपके देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहेगी या आवाज को दबा दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद तो इतिहास ही हो जाता है, और कोई पॉपुलर एजिटेशन उनके खिलाफ है नहीं। अब यही पुतिन रूस के पुराने दुश्मन अमेरिका से हिसाब पूरा करने की कोशिश में है। बाकायदा अमेरिका में भी डर है कि एक बार यूक्रेन युद्ध पुतिन के हाथ लगा तो रूस का अगला निशाना नेटो होगा, और नेटो के किसी भी देश पर हमला करने का मतलब है कि उसमें शामिल सभी देश युद्ध में कूद जाएंगे, यानी वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। पुतिन भी ये जानते होंगे, लेकिन दुनिया का राजा बनने के लिए अब तक वो जो भी रणनीति बना रहे हैं वो काफी हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ये दोनों ही अपने आप में दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के तरीके से कम मैं समझता हूँ कि काफ़ी शक्तिशाली हैं और रहेंगे भी आगे तक, लेकिन सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे ये कहना बहुत जरा मुश्किल सा लगता है। रूस ने अमेरिका को कई मोर्चों पर लगातार घेरते रहने की नई रणनीति बनाई है। रूस जहां पर नए नए दोस्त बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात है कि वो नाटो को लगातार उलझाने और थकाने की कोशिश कर रहा है। रूस अमेरिका के साथ साथ उसके अलायंस को कई मोर्चों पर उलझा रहा है।
दरअसल ये पूरी रणनीति इसलिए है ताकि व्लादिमीर पुतिन एक पावर सेंटर के तौर पर काम कर सके और धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया की सारी राजनीति और रणनीतियां उनके इर्द गिर्द रहे और वो एक पावर सेंटर के तौर पर काम करे। पुतिन इस इलाके में अपने बढ़ते असर को दिखाना चाहते हैं। वो खुद को पावर ब्रोकर की तरह जता रहे हैं, जो इजराइल और हमास के बीच टकराव में बीच बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कूटनीति की जंग में भी ये अमेरिका की हार हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका में इस बात पर सहमति नहीं है कि इजराइल का कितना साथ दिया जाए, वहीं अरब के देश धीरे धीरे रूस के करीब आते नजर आ रहे हैं। रशिया के अरब देशों में जो संबंध है काफ़ी अच्छे हैं और अभी हाल ही में रशिया ने एक मिडिल ईस्ट का टूर किया है, जिसमें मिडिल ईस्ट की जो दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, उन्हें खुले दिल से उनका वहाँ स्वागत हुआ है। तो बहुत सारे मैसेजेस गए हैं इस बात से कि रशिया जो है उसमें पोटेंशियल है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक रोल प्ले करने का, और रशिया किसी भी मापदंड से आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है आज की तारीख में। पुतिन लंबे युद्ध को छोटे प्रहार से ज्यादा असरदार मानते हैं। यही वजह है कि वो एक के बाद एक नए मोर्चे खोलते जा रहे हैं, नए दोस्त और नए गुट बना रहे हैं। वो वैगनर जैसे प्रॉक्सी का सहारा लेते हैं, साथ ही हमास और हिजबुल्ला प्रॉक्सी को भी मदद करते हैं। रूस यूक्रेन की जमीन पर ना पूरी तरह कब्जा कर रहा है और ना ही हमले छोड़ रहा है। पुतिन की पूरी कोशिश है कि कई मोर्चों को खोल कर रखा जाए ताकि विरोधी थक जाए। दबाव तो आया ही है, आर्थिक परेशानी तो हुई है, तो इनके चलते निश्चित वो सब थक तो पिछले 2 साल से रहे हैं, लेकिन अब युद्ध वो लंबा खींच रहा है और कभी कभी उसमें तेजी ला देता है। तेजी ला देने से होता यह क्या है कि अब सारे जितने कैलकुलेशन है उसको वो इसको रैटल करना कहते हैं, उसको वो प्रभावित कर देता है। तो इस तरह की बातें हम देख रहे हैं कि ला रहा है, और पुतिन अपनी एक लंबी रणनीति के अनुसार चल रहा है। जानता है कि उसके पास एक आर्थिक चाहे टेक्नोलॉजिकल बाकी सब उसका एक बेस है, और उस बेस से वह युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है। जिन नए रिश्तों में पुतिन सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट के देश, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई। पुतिन इन दोनों अरबी देशों के दौरे पर गए। ये दोनों मुल्क अरब के सबसे धनी और ताकतवर मुल्क हैं। साथ ही इन दोनों देशों में 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ भी एक माहौल बना है, जिसमें ईरान और अरब देश जैसे पुराने विरोधी भी साथ आते दिख रहे हैं। पुतिन के इस दौरे के ठीक बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी रूस का दौरा किया और पुतिन ने उनसे मुलाकात की। इस समय जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसपे ईरान और रशिया का नजदीक आना किसी हद तक स्वाभाविक है, और दोनों के ही जो इंटरेस्ट है खासतौर से मिडिल ईस्ट को लेकर वो काफ़ी उसमें कन्वर्जेंस है। और जो फ्रॉम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना चाहेगा, और वो नहीं चाहेगा कि उसे दुनिया की नज़रों में एक टोटली आइसोलेटेड कंट्री देखा जाए। रईसी से 5 घंटे की मुलाकात के बाद मॉस्को में पुतिन ने ओमान के युवराज से भी अहम मुलाकात की। एक साथ इतने मुस्लिम देशों से मुलाकात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पुतिन दुनिया का एक नया ध्रुव बनाने की कोशिश में है। एक बार पुतिन अरब देश और ईरान को साथ लाने में कामयाब हो गए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। जिस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश हमास के खिलाफ खड़े थे, पुतिन ने उस वक्त भी हमास की निंदा नहीं की, सिर्फ गहरी चिंता जताई। पुतिन सीरिया में भी आईसिस के खिलाफ बशर अल असद को सैन्य समर्थन दे चुके हैं। बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका पश्चिमी देशों का गुट बना चुका है तो उसकी काट के लिए पुतिन अरब देशों को सामने रखना चाहते हैं। खाड़ी के देश उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो सिचुएशन वहाँ पर ये है, अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती आगे जो है शायद उनकी मदद नहीं कर पाए।
तो वो भी अपना जो है हेजिंग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस यूएसए और रशिया के बीच में, इतना जरूर कहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल है ये इसमें खाड़ी के जो देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि जरूरी है उनके लिए। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका के एक और विरोधी से भी हाथ मिला लिया है, शी जिनपिंग। दोनों अमेरिका विरोध में काफी करीब आकर एक नया ध्रुव बना सकते हैं। पुतिन कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है वो एशिया में भी अपना असर रखना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए सब कुछ आसान भी नहीं है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, उसे रूस और चीन जैसे देशों से चुनौती भले ही मिल रही हो, लेकिन फिर भी अमेरिका इतनी आसानी से पतन की तरफ नहीं बढ़ेगा। ऐसे में पुतिन के सामने सबसे बड़ी परेशानी होगी रूस के दबाव को कायम रखना।